जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम जो है ना आपका 21 जनवरी को आपका निर्धारित किया गया है। इसके लेकर आपका तैयारी भी अच्छी तरह चल रही होगी। इसी बीच जो आपको पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने क्वेश्चन आज लाए हैं डिस्कस करने, और इसको टॉपिक बाय टॉपिक हम देखेंगे। जैसे ईवीएस का, हिंदी का, सबका टॉपिक अलग 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 लाए हैं, और किस डेट का एग्ज़ाम हुआ था, किस डेट का क्वेश्चन है उसको भी हम बता देंगे कि ये आपको कब का ये एग्ज़ाम हुआ था और उस दिन कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या होगा कि आपको पैटर्न मालूम चलेगा किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना रिपीट भी होती है प्रीवियस ईयर का। तो इसलिए प्रीवियस ईयर एक बार जो है ना आपको देखना जरूर चाहिए। तो इसमें देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपको हम रिवाइज करवाते चलेंगे। प्रीवियस ईयर आपको जो है ना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें जो है ना ईवीएस, हिंदी, ये सब का जो है ना खुद से उसका आंसर और क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, बता देंगे किस टाइप से प्रश्न पूछा गया था और आगे आने की क्या संभावना है। तो आप लोग अगर जो भी लोग सीटेट अबकी बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं जनवरी में, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को देखें, और जो भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लाए हैं ईवीएस का प्रश्न लाए हैं। देखिए ईवीएस में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था और क्या क्या इसमें आगे पूछने की एग्जाम में संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए ये आपका ईवीएस का प्रश्न है। इसमें हम आपको जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ देंगे और उसका जो इसका आंसर होगा उसको हम बताते चलेंगे। बाद बाकी आपको जो ऑप्शन होगा आप उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा देर पॉज करके, या थोड़ा स्लो में हम चलेंगे। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियां को चुनिए। माने पर्वतारोहण जो पर्वतों पर चढ़ाई ये सब करते हैं, माउंट एवरेस्ट ये सब पर चढ़ाई करते हैं, उनका जो ग्रुप लीडर होता है उनको निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। तो माने उनका क्या जिम्मेदारी है, जो अगर कोई अगर ग्रुप है उसमें कोई लीडर है उसका क्या जिम्मेदारी होना चाहिए। तो देखिए उसके अनुसार तो उनका जिम्मेदारी क्या होना चाहिए से हम देखिए। सबसे पहले उनका जिम्मेदारी है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। एक है आपका बाकी सदस्यों के सामान उठाने में सहायता करना। अगर कोई किसी और भी सदस्य है, किसके सामान अगर भारी है, एक अकेले नहीं उठ पा रहा है, तो उनके सामानों को जो है ना उठाना इनका जिम्मेदारी है, ग्रुप लीडर जो होते हैं उनका। दूसरा जिम्मेदारी है आपका, ये देखिए विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। अगर आप ग्रुप लीडर हैं तो कहाँ पर जो है ना आपके लिए अच्छा जगह होगा, सूटेबल जगह होगा जहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, भोजन की व्यवस्था होता है, उसका आपको बताना आपका काम है, ग्रुप लीडर का काम है। साथ ही जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। कोई पर्वतारोही जो है अगर बीमार पड़ गए हैं तो आपका उनका ख्याल रखना भी आपका ग्रुप लीडर है, तो आपका दायित्व बनता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न आते हैं आपका। देखिए ये अगला प्रश्न, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले को मानचित्र छापा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया गया है। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी है। ठीक है, तो इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच वास्तविक दूरी क्या होनी चाहिए। माने कि कहने का अर्थ हुआ एक पैमाना दिया गया है जिसमें आपका 1 सेंटीमीटर 110 मीटर दिया गया है, और दो दरवाज़ों के बीच फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी जो है ना 9.8 सेंटीमीटर मापी गई। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है ना ये मीटर में दिया गया है और ये सेंटीमीटर में दिया गया था। आप 9.8 सेंटीमीटर के जो है ना मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उनके दोनों के बीच के जो है ना एग्जैक्ट दूरी मालूम चल जाएगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर 110 मीटर, तो 9.8 सेंटीमीटर में कितना होगा 9.8 इंटू 110, इतना से आप मल्टीपल कर लीजिएगा तो जो है ना आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ना आपका क्या आ सकता है। तो देखिए 9.8 है, आप बाई इसको 10 कीजिए, डेसिमल हट जाएगा, ये हट जाएगा। 11 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 11 8 जा 88 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, 11 जा 99 और 99 हो जाएगा। 11 9 जा आपका 99 होगा, 8 जोड़ दीजिए उसमें 99 और 100 हो गया,
107 हो जाएगा, 107 हो जाएगा। ये आपका हो गया 107। तो ये जो है ना आपका, ये जो आपका दूरी आया, ये आपका क्या आएगा 1078 सेंटीमीटर। ये जो आपका दूरी आया ये 1078, ये क्या आया, ये आपका मीटर में आया। देखिए मीटर में कन्वर्ट किए थे तो मीटर में आ गया, लेकिन मीटर में आपका ऑप्शन है कहीं, देखिए 1078 कहीं मीटर में, देखिए 107.8 है मीटर में, तो ये तो ऑप्शन आपका गया, ये तो नहीं हो पाएगा। हमारे पास है 1078 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या किलोमीटर में नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो देखिए वो 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद 1 2 3, यहाँ पर 1 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 1.078 किलोमीटर। यहाँ आपका इतना किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। क्या ऑप्शन सही है? गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती है, ये भी नहीं है। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। क्या ये बात सही है? ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि पुदुचेरी जो है ना बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि गोवा जो है ना अरब सागर का तटवर्ती है। क्योंकि ये देखिए पश्चिम साइड जो है ना आपका ये अरब सागर है, और जबकि यहाँ पर देखिएगा इस साइड जो है ना आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो पुदुचेरी जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु जो है ना, यहाँ पर तमिलनाडु है, तो इस यहाँ पर जो है ना आपका पुदुचेरी है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, तो इसके साइड का हो जाएगा। जबकि और गोवा जो है देखिए महाराष्ट्र के साइड में, इधर सटा हुआ महाराष्ट्र के साइड में, तो इधर अरब सागर है, तो अरब सागर की तरफ जो है ना आपका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? अधिकतर तेल क्षेत्र मतलब कहाँ पड़ते हैं? देखिए ये आपका असम हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। इन सब क्षेत्रों में जो है ना तेल समूह का क्षेत्र जो है ना ज़्यादा है। यहाँ पर जो है ना तेल क्षेत्र जो है ना ज़्यादा निकाले जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। बाद बाकी ऑप्शन देखिएगा तो इसमें नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो यहाँ पर नहीं है आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया तो यहाँ पर भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, और यहाँ पर आइएगा तो तमिलनाडु में नहीं है। बच गया कौन आपका, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसमें जो है ना यहाँ पर जो है ना आपका तेल क्षेत्र समूह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आते हैं आपका, देखिए घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों वर्णनों पर विचार कीजिए। देखिए लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। ये बात सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अगला, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो है ना यहाँ पर जो है ना बांस जो है ना खंभों पर नहीं बनाए जाते। ये आपका असम में जो है ना, असम में आपको जो है ना बांस पर जो है ना घरों को ज़्यादा बनाए जाते हैं। राजस्थान के गाँवों के लोग कटीले झाड़ियों के छतों वाली मिट्टी के घरों बनाते थे। ये भी सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में जो है ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ वर्षा कम होता है, इसलिए जो है ना यहाँ पर जो है ना मिट्टी वाले जो है ना घर ज़्यादा बनाए ताकि गर्मी को रोक सके और ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होने, 1 और 3 जो है ना इसमें आपका सही हो जाएंगे। अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं, ये भी सही नहीं है आपका, सिर्फ 1 और 3 ये आपका सही है, 1 और 3, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थे आपका कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, वही जो आपका वेट लिफ्टिंग में आपका मेडल जीती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये अगला प्रश्न है, ब्रॉन्ज यानी कांसा के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कांसा यानी ब्रॉन्ज, तो देखिए कांसा हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं आपका। आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं, ये बात भी सही है। ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है, ये गलत है। ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण में पिलाकर बनाया जाता है, ये भी गलत है आपका।
और नेक्स्ट है आपका ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन सत्य है। परिवार के संदर्भ में माने परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सत्य है वो पूछा गया है। तो देखिए, परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका अगर परिवार है तो जो आपका रक्त संबंधी व्यक्ति भी जरूरी नहीं हो सकते। मान के चलिए आप किसी को बच्चे को गोद ले लिए, तो क्या वो आपका परिवार का हिस्सा नहीं है। किसी बच्चे को गोद ले ली, गोद लेने का मतलब है कि आप उसको एडॉप्ट कर लिए, अपना लिए कि आज से मेरा यही वारिस रहेगा, यही मेरा बेटा रहेगा। तो क्या वो आपका परिवार का हिस्सा नहीं है। वो भी हो सकता है। दत्तक बच्चे को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता। दत्तक बच्चा उसे होते हैं, दत्तक बच्चा उससे कहते हैं जिससे आप एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं कि ये आज से मेरा ये वारिस है। तो वैसे बच्चे भी आपका ही बच्चा कहेंगे, आपका परिवार में है तो आपका परिवार का अंग कहलाएगा। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चों परिवार नहीं कहा जा सकते, ऐसा नहीं है। केवल अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहा जा सकते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। केवल अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहा जा सकते, बिल्कुल नहीं। अभिभावक के साथ जो रहते हैं बच्चे वो परिवार कहे जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ना सही है। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, अलग अलग अर्थ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, नए काम की तलाश में लोगों की मौसमी अवगमना क्या कहलाता है। माने मौसम, जैसा मौसम रहता है वैसे लोग जो है ना व्यवसाय करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अब मान के चलिए अभी किसान लोग हैं, कुछ लोग हैं जैसे क्या बोलते हैं धान ये सब के जब उड़ पाता है उसको काटने का वक्त होता है, तब बाहरों से जो है ना अदर जो स्टेट में रहते हैं वहाँ से घर गांव चले आते हैं, तो वहाँ से ये करने के लिए, खेती करने के लिए। और फिर अब जो मौसम वो चला जाता है, ग्रीष्म ऋतु चला जाता है, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये जो होता है ना, जो ऋतु बाई ऋतु जो है ना भ्रमण करते हैं, उससे बोलते हैं ऋतु प्रवास। क्या बोलते हैं इसको? ऋतु प्रवास। माने मौसमी अवगमन, माने मौसम के अनुसार जो है ना व्यवसाय करते हैं, घूमते हैं वो लोग, तो इसे बोलते हैं ऋतु प्रवास। अगला है आपका, देखिए एक पहेली दिया गया है, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी गुटुरगु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो ये सब लोग जान गए हैं गुटुरगु कौन करता है, तो कबूतर करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। ये सब प्रश्न आपका पूछे गए हैं, ये हम अपने मन से प्रश्न नहीं लाए हैं। ये प्रश्न आपका पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं? आपका फरवरी में, 1 फरवरी 2023 का जो है ना एग्जाम हुआ था, उस दिन आपका ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी शहद के छत्तों में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? इसका ऑप्शन आंसर हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसको पढ़ के बता देते हैं। किसी छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती है। अब 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप लोग बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए इसके लिए जो है ना आपका सही हो जाएगा 1 और 2। किसी शहद के छत्तों में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती है, ये बात सही है। और किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक रानी सबसे उसका मेन जो है ना एक रानी होती है जो क्या होता है अंडे देती है, और वहीं से जो है ना बहुत सारे मधुमक्खियाँ जो है ना जन्म लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाद बाकी जो है ना ऑप्शन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न। कैसा लग रहा है आपका सेशन, बताइएगा ज़रूर। हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रश्न आप एग्ज़ाम से पहले जो है ना रिवीजन करवा सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। खेल कूद का लक्ष्य नहीं है वो पूछा गया। तो देखिए खेल कूद का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है। आप सिर्फ ये सोचिएगा कि हम खेल कूद जीतेंगे तभी ये खेलेंगे, तो फिर कोई ना कोई को तो हारना ही होगा। तो हार ऐसा नहीं है कि हार के डर से हम खेलना ही छोड़ दें, एक बार हार गए तो हम खेलना ही छोड़ दें, नहीं। आप हार के डर से खेलना नहीं छोड़ सकते हैं, या खाली सिर्फ जीत के लिए ही नहीं खेल सकते हैं। आपको हार भी मिल सकती है, तो खेलना चाहिए आप लोगों को। खेलकूद स्वास्थ्य के लिए जीते, सृजनात्मक सामाजिक क्षमताएँ होती है, मानसिक सतर्कता होती है, भावनाएँ परिपक्वता होती है, ये सब चीज़ें जो है ना के लिए जो है ना आपको खेलना क्या है ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है। ताज़ा जल कितना है? ऐसे तो ताज़ा जल जो है ना आपके पास कितना है। तो देखिए ताज़ा जल के बात करें तो आपका
2.7%। इतना परसेंट जल जो है ना आपका ताज़े जल है, 2.7%। नेक्स्ट है आपका बीन तथा तुम्बा। एक वाद्य यंत्र है जो बजाए जाते हैं। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाई जाती है? किस चीज़ को सुखा के बनाया जाता है? बीन तथा तुम्बा। तो ये जो है ना आपका लौकी। देखिए ये लौकी को जो है ना सुखा के जो है ना बीन तथा तुम्बा जो है ना आपका बनाया जाता है, लौकी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है क्या? सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है क्या? तो देखिए ये सीखने के लिए अवसर के रूप में क्या आकलन प्रदान कर सकता है? तो देखिए आत्म प्रतिबिंब, ये भी सही हो जाएंगे आपका। उसके बाद है सहकर्मी आकलन, ये भी सही हो जाएंगे। योगात्मक आकलन ये आपका सही नहीं है, यहाँ पर योगात्मक आकलन नहीं हो सकता सीखने के लिए। रचनात्मक प्रतिपुष्टि कर सकते हैं आप, ये सही हो जाएंगे। 1 2 4, 1 2 4 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्य चार्ज में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। क्या क्या शामिल होने चाहिए कक्षा 5 के ईवीएस में? क्या खुद वो शामिल होना चाहिए, घर शामिल होना चाहिए, स्कूल शामिल होना चाहिए? नहीं, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय जो होता है ना वो चीज़ सही होना चाहिए। आस पड़ोस ईवीएस के पाठ्यचार्य में मैंने आस पड़ोस के जो आपका वातावरण है वो शामिल होना चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल होना चाहिए। उनसे कुछ सीखने को मिलेगा ज़्यादा, कुछ पर्यावरण के बारे में कि कैसा पर्यावरण है, क्या है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है? यानी कि एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है और उसका जानकारी देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ये बच्चों का जो है ना सभी प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा करता है और एकत्र करता है, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, देखिए ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्यों एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है? क्यों देखा जाता है एकीकृत विषय के रूप में? तो देखिए यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। माने कि आप इसमें जो है ना ईवीएस जो है ना आपका, इसमें विज्ञान भी आ जाता है, सामाजिक विज्ञान भी आ जाता है, पर्यावरण शिक्षा भी आ जाता है, पेड़ पौधे सब के बारे में, इस सभी के बारे में जानकारी ये सब मिलती है। इसलिए जो है ना ईवीएस को यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। इसलिए इसको जो है ना एकीकृत विषय के रूप में 2-3 विषय के रूप में मिलाकर जो है ना देखा जाता है ईवीएस को। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? क्या माध्यम बनना चाहिए? शिक्षक, छात्र, माता पिता, पर्यावरण? तो देखिए ईवीएस सीखने के लिए सबसे जरूरी है आपका पर्यावरण। पर्यावरण जो है ना आपका, पर्यावरण सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप पर्यावरण से ही कुछ ये सब चीज़ शिक्षक भी कहाँ से बताएंगे, सीखेंगे? वो भी तो पर्यावरण से ही सीखेंगे या बताएंगे। तो पर्यावरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। माने आपका आसपास का क्षेत्र कैसा है, पेड़ पौधे ये सब है, उनके बारे में जानकारी, ये सब जो है ना जानकारी देना, ये सब जो है ना बहुत ज़रूरी है। यानी पर्यावरण आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक भी वहीं से सीखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है प्राथमिक स्तर पर? तो देखिए न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप में समझने के लिए सराहना करें। यानी कोई अगर सिर्फ मानव के ही नहीं, ऐसा नहीं कि मानव से ही सीखेंगे, सभी बल्कि पृथ्वी पर जितने भी जीवन है पृथ्वी पर जो है, पेड़ पौधे और भी चीज़ें हैं, उस सभी के बारे में आपको जो है ना सीखना होगा ईवीएस में। सिर्फ मानव के बारे में सीख कर जो है ना आप ईवीएस को नहीं समझ सकते हैं। पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप में समझने के लिए सराहना करें, ऐसा जो है ना आपका पर्यावरण सीखने के लिए क्या है, उपयुक्त तर्क है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। बाद बाकी ऑप्शन जो है ना आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है, इससे आपको आसानी होगा छांटने में। हम क्योंकि समय के अभाव में हम सिर्फ आंसर जो है ना, कुछ आंसर जो इम्पोर्टेंट है पूरा ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रश्न का आंसर हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है, थीम पौधे को
थीम पौधे को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इसमें विद्यार्थियों को अब ऑप्शन, इसमें देखिए अब ऑप्शन चुनना है आपको, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या। जैसे थीम याद रखने में मदद मिलेगी, क्या ये सही हो सकते हैं। पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी, क्या ये सही हो सकते हैं। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन के स्थितियों में सहसंबद्ध करने में मदद मिलेगी, क्या ये सही हो सकते हैं। पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी, क्या ये सही हो सकता है। देखिए थीम पौधे को पढ़ाने के बाद, माने कोई चीज़ थीम है, कोई पौधा है कि इसको मान ली कि ये थीम है, उसके बारे में पढ़ाए, उसके बाद विद्यार्थी को पार्क के भ्रमण का संचालन किया, इससे विद्यार्थियों को क्या मिला। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, ये ऑप्शन सही है, इसको समझाते हैं। देखिए कक्षा के अधिगम के वास्तविक जीवन को स्थितियों को सहसंबद्ध करने में मदद मिली, मतलब जो जिस थीम के बारे में बताया गया है उसको ले जाकर आप पार्क में बताइए कि पार्क में अगर उस पौधे के पास ले जाकर बता रहे हैं कि इसका जो हम जो पढ़ाए हैं ये चीज़ यही पौधा है, इसी से आपको जो है ना हम इसी की जानकारी दिए हैं, उसके बारे में बताएं, तो इससे क्या होगा, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति हो मालूम चलेगा। हाँ हम जो पढ़े हैं वह चीज़ यहाँ पर मौजूद है, वो उसको अनुभव करेगा। तो ये कक्षा के अधिगम ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला आते हैं, आपका अगला प्रश्न है आपका, मानचित्र पठन गतिविधियों के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है कि नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कह रही है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान मानचित्र पर आप देखेंगे कि नक्शे पर हमारा गाँव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित है, माने कि जैसे आपका एक गांव है तो आपका एक रेखा द्वारा इधर घिरा होगा कि एक गांव यहाँ है, दूसरा गांव यहाँ है, ऐसा रेखा जिससे देश होता है, देश बांटा हुआ होता है। आपका इंडिया है तो इंडिया इधर है, फिर पाकिस्तान इधर है, पाकिस्तान इधर बांटा रहता है रेखा के द्वारा। उसी तरह इसमें जो है ना गाँवों को भी थोड़ा रेखा के द्वारा बांटा गया है। तो इस स्टूडेंट जो है ना यही पूछना चाह रही है, जयंती क्या कर रही है, मुझे रेखाएँ नहीं दिखती है, जयंती क्या कर रही है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे आपको, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी। तो देखिए कक्षाएं गतिविधि तो उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग करें। तो इसके लिए इसको कैसे समझा सकते हैं, तो इसके लिए जो है ना कक्षा कक्ष में जो है ना उस बच्चे को जो है ना उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग करें, मैंने उसको अच्छी तरह समझाया कि क्यों ऐसा जो है ना दिया गया है, बांटा गया है, हमारे गाँव को मानचित्र में दिखाया गया है। साथ ही अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना माने उसके बाद हम तर्क बता सकते हैं क्यों उसको बांटा गया, क्योंकि सभी गांव को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो बहुत सारा लोग जो है ना एक गांव में उसको सरकार के जो आपका सुविधा है उसको एक साथ जो है ना गांव को चलाने में क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, आसानी नहीं होगी, वहाँ पर योजनाएं लागू करने में आसानी नहीं होगी। तो इसलिए जो है ना गाँव को अपना एक बांटा गया है ताकि जनसंख्या के अनुसार जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे मुखिया हुए तो कुछ ही गाँवों के जो है ना क्या करते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ के जो योजनाएं हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं, और बहुत सारा गांव हो जाएगा तो फिर डिफ़िकल्ट होने लगेंगे। इसलिए जो है ना छोटे छोटे स्तर में उसको बांटा गया है गाँव में। तो इस तरह से हम अवलोकन कर सकते हैं। ये आपका जो है ना कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 और 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। दुर्गा बोल रही है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणवीर कहता है कि नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है। तो ये जो है ना आपका अलग अलग एक ही चीज़ को जो है ना अलग अलग बातों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, बता रहा है। तो ये सब क्या है, संज्ञानात्मक है, माने ये सब चीज़ें जो आपको बताया, सभी लोग अलग अलग चीज़ें जो बता रहे हैं ये सब क्या है, संज्ञानात्मक है। माने एक ही चीज़ को जो है ना अलग अलग शब्दों में क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये आपका संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो देखिए ये इसको जो है ना अनुभवजन्य जो है ना पद, ये जो है ना शब्द है ना पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति को जो है ना क्या करता है, सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने
अपना टिफिन ख़त्म किया और उसका पेट भर गया। उसका शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस। जैसे ही जाया ने मिठाई देखी उसका मुंह पानी आ गया। निम्नलिखित में कौन सा पद इस प्रक्रिया को सही वर्णन करती है? यानी कि एक जाया लड़की है और टिफिन लाई और अपना टिफिन खा ली, उसके बाद पता चला कि आज मिठाई बंटने वाली है, मिठाई बंट रही है, तो उसके मुंह में पानी आ गया। तो ये कैसा प्रतिक्रिया होगा? तो ये जो है ना आपका अनुकूलित प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार का जो प्रतिक्रिया आती है माने उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलित प्रक्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों के पौधों की बताई गई गतिविधियों के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य इस खेल का आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए इस टाइप के जो उपयुक्त जो चीज़ें होगी वो ऑप्शन नंबर आपका बी, जैसे कि बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं को अवगत कराना। आप खेल खेल में बताइए कि ये पौधा ऐसा है, इस पौधे से ये चीज़ मिलती है, ये इतना लाभकारी है, मैंने खेल खेल में उस चीज़ को क्या कीजिए बताइए। दूसरा है आपका, बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। और बच्चों को खेल द्वारा आनंद आना चाहिए और समूह में रहे, उनको समूह का मालूम चले, ये सब का विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है ना क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आते हैं, सही कथन का चुनना है आपको। ये देखिए आपका सही कथन का चुनना है, इसमें कौन सा इसमें कथन आपका सही हो जाएगा? तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम चले तो सही कथन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद बाकी आपको जो है ना ऑप्शन देख लीजिएगा। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तिका निर्धारित नहीं की गई है जिससे विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। माने कि 1 और 2 के लिए कोई पाठ्यक्रम पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है कक्षा 1 और 2 के लिए, क्योंकि अब कक्षा 1 में है तो उनको क्या मतलब, वो तो बेसिक सीखते हैं, चीज़ों को देखकर सीखते हैं, ऐसा बोलकर समझाकर उनको सिखाया जाता है। इसलिए जो है ना पाठ्यक्रम पुस्तक निर्धारित नहीं की गई जिससे विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय मानचित्रण डैश में आरंभ होता है। किस में आरंभ होता है? कक्षा मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण किस में आपका जो है ना स्टार्ट होता है? ये आपका 89 है। आप 4 ऑप्शन दिए गए। कक्षा 3 दिया गया है, कक्षा 4 दिया गया है और कक्षा 5 दिया गया, 1 और 2 दिया गया। तो ये जो है ना आपका कक्षा कितने में दिया गया है? ए 3 में। कक्षा कितने में दिया गया है? 3 में जो है ना आपका ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट आपका आखिरी प्रश्न है आपका, विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि क्या हो? अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं, इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव उसके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। दूसरा है आपका, इन्हें एक समग्र एवं समकालित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। ये आपका 1, 2, 3 आपका सही हो जाएंगे। इस प्रकार हमने ईवीएस का जो आपका क्वेश्चन था जो आपका 1 फरवरी 2023 को पूछा गया था उसका हम डिस्कस कर दिया है। कैसा लगा आपका सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो फिर आपको अगला वीडियो आपका हिंदी का जो है ना कल आपको अपलोड हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।